क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11th एनसीईआरटी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11 के एनसीईआरटी का फर्स्ट जो है एनसीईआरटी का पहला पार्ट है ये। और इसमें आज जो है चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से बताया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ ग्रुप का लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा कमेंट में। आप पीडीएफ ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सारे एनसीईआरटी की बुक भी मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर जो है क्लास 11 एनसीईआरटी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसका अध्ययन करना है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद जो है आपका मेंटल है, और मेंटल के बाद है आपका कोर। लेकिन इसका पता कैसे चला, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो कोई गया ही नहीं है। जब पृथ्वी के अंदर कोई गया नहीं तो ये कैसे मालूम चला कि पृथ्वी के अंदर जो है जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो आपका लैंड है उसके नीचे मेंटल कैसे है, द्रव अवस्था में क्यों है, और कैसे पता चला, क्योंकि उसके नीचे कोई गया नहीं है। और कोर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं आज तक, तो कैसे मालूम चला कि कोर ठोस अवस्था में है। इसी को पूरे को इसमें समझाया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अप्रत्यक्ष स्रोतों से मिलती है, जैसे भूकंप से, जैसे आपका ज्वालामुखी से। तो इसी में बताया गया है कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और भूकंप क्या होते हैं, और भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं, और भूकंप ज्वालामुखी के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप जो है किसी भी, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आप देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से हूबहू उठा करके डाले जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ डिटेल में हम चीजों को जानेंगे। ठीक है, और एक वीडियो मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तब हम जो है इसको पढ़ेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सौरमंडल में घूमती आपको पृथ्वी यहाँ पर दिख रही है। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के अंदर क्या है? चलिए आज हम आपको पृथ्वी के अंदर दिखाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। दरअसल पृथ्वी के अंदर मुख्यतः 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और सबसे आंतरिक परत को कोर बोलते हैं। चलिए इन परतों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसी को भूपर्पट्टी बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 30 से 35 किलोमीटर है तथा महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी का निर्माण ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से हुआ है, जिनका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर घन है। ग्रेनाइट चट्टानों या कहे महाद्वीपीय चट्टानों में सिलिका तथा अल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। महासागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें भारी होती है तथा इनका घनत्व 3 से लेकर 3.3 ग्राम सेंटीमीटर घन होता है। बेसाल्ट चट्टानों में सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। घनत्व के आधार पर भूपर्पट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। अंग्रेजी में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में गोनाड असंबद्धता पाई जाती है। हम लोग अब जानते हैं असंबद्धता क्या होती है।
असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह परत जहां भूकंपीय तरंगों के वेग एवं दिशा में परिवर्तन होता है, जिस कारण दोनों में भेद उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों में संबंध नहीं रहता, अर्थात ये कहें दोनों में असंबंध होता है। इसी कारण इसे असंबद्धता कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द भूकंपीय तरंगे आया है। भूकंपीय तरंगे क्या होती है? भूकंपीय तरंगे के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि भूकंपीय तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं तथा एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में गतिमान होता है, लेकिन एस तरंगे केवल ठोस अवस्था में गति करता है। भूपर्पटी का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1% होता है तथा इसका द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 0.5% है। अगला जो परत है उसका नाम मेंटल है। मेंटल का विस्तार मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। मेंटल का निर्माण पेरिडोटाइट नामक भारी चट्टानों से हुआ है। चट्टानों के घनत्व के आधार पर मेंटल को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। रेपिटिंग असंबद्धता ऊपरी और निचली मेंटल को विभाजित करती है। ऊपरी मेंटल में 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई के बीच एक ऐसी परत पाई जाती है जो ना तो पूर्णतः ठोस है और ना ही पूर्णतः तरल अवस्था में होती है, इसलिए इसे प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। लेकिन इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि उससे भूगर्भीय तरंगे गुजर जाती है, अर्थात यूं कहें पी तरंगे तो गुजर ही जाती है, साथ साथ घनत्व ज्यादा होने के कारण एस तरंगे भी गुजर जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। ऊपरी मेंटल को मैग्मा चैम्बर, दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फेयर तथा निम्न वेग का क्षेत्र भी कहते हैं। मेंटल का घनत्व 3.3 ग्राम सेंटीमीटर घन से लेकर 5 ग्राम सेंटीमीटर घन के बीच होता है। मेंटल में पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा समस्त द्रव्यमान का 68% होता है। अब पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत की चर्चा करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत का नाम कोर है, अंग्रेजी में इसे क्रोड कहते हैं। क्रोड पृथ्वी की केंद्रीय परत है। इसका विस्तार गुटेनबर्ग असंबद्धता से पृथ्वी के केंद्र तक है। क्रोड भी दो भागों में विभाजित है, आउटर क्रोड और इनर क्रोड। लेह मैन नामक असंबद्धता इनर क्रोड और आउटर क्रोड को अलग करती है। आउटर क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच है। यह परत पिघली अवस्था में है तथा इसी परत के कारण पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है। और आंतरिक क्रोड का विस्तार 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच है, अर्थात भूप्रपट्टी से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई 6371 किलोमीटर है। जो आंतरिक कोर है यह पूर्णतः ठोस अवस्था में है। कोर का निर्माण आयरन तथा निकेल तत्वों से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे भी कहते हैं। कोर का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर घन से 14 ग्राम सेंटीमीटर घन तक है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा द्रव्यमान का लगभग 31.5% कोर में समाहित है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जब पृथ्वी के आंतरिक परतों का विभाजन उनकी भौतिक अवस्था अर्थात ठोस, तरल, गैस के आधार पर किया जाता है, तब ऐसी परतें यांत्रिक परतें कहलाती हैं। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित
5 यांत्रिक परतों की पहचान की है: स्थल मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए तथा आप इस वीडियो को अपने मित्र आदि के पास भेजें ताकि वे भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। अब आपने ये वीडियो पूरा देख लिया होगा तो आपको पूरा मालूम चल गया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो इसलिए डाला गया था कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिखा है, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट के गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है। आप इस वीडियो को देखिए, मैंने इस वीडियो को यहाँ पर जो है अपलोड किया है, आप देखिए इसको। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद देखिए तो उसका राख निकल रही है और धुआं निकल रहा है और साथ में लावा भी निकल रहा है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, आप इस मैप पे अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं और क्या क्या उससे निकलता है। तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर में हमें यही आगे पढ़ना भी है। आगे लिखा है, क्या आपको ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म लावा, ये सब चीजें बता दिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। याद रखना, पृथ्वी के अंदर तो अभी तक कोई गया ही नहीं है, तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष प्रमाणों से मिलती है। डायरेक्ट कोई जो है प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है ही नहीं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी हमें मिल सके, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्योंकि बहुत नीचे जाने बहुत गर्म ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जानकारी हमें किससे मिलती है? तो मिलती है हमें जो है अप्रत्यक्ष प्रमाणों से। ठीक है, यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतया भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर जो बल लगते हैं उससे कुछ स्थलाकृतियां बनती है, जैसे नदी बहने से, जैसे आपका हिमनदी हो गया, जैसे आपका जो है पवन के चलने से, तो वो बाह्यजनित बल होते हैं और उससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे डेल्टा, गंगा का मतलब ये आपका गंगा का मैदान बना हुआ है तो मैदानों का निर्माण हो गया। अंतर्जात बल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर लगता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, उसको हम अंतर्जनित बल कहते हैं। यही सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, आगे लिखा है, अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भाग में जो क्रियाएं होती हैं उनको जानना इसीलिए क्या है? आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। जो हमारी क्षेत्र की भू आकृति होती है हम उसी से प्रभावित होते हैं। इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी के में कंपन क्यों होता है, मतलब जो कंपन होता है पृथ्वी के अंदर जिससे भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं ये भी जानना है। या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, तो सुनामी कैसे पैदा होती है ये जानना है। या जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान कर लेंगे, उस दिन भूकंप और सुनामी क्यों आती है, ज्वालामुखी क्यों आता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं, जिसे मैंने अभी आपको क्लास के शुरू में दिखाया गया। सबकी अलग अलग परतें हैं, चाहे वो आपका वो क्रस्ट हो, चाहे आपका क्रोड हो, चाहे आपका मेंटल हो। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी पर
केंद्रित है, मतलब इसी विषय पे संबंधित है। तो पृथ्वी के अंदर की जो परतें थी, अभी मैं आपने लोगों ने वीडियो में देखा है, तो आपको पूरा मालूम चलेगा कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं और वो कैसे बनी हैं और उनका निर्माण कैसे हुआ है। इसलिए पूरे वीडियो को पहले दिखा दिया गया, जिससे आपके अंदर एक व्यू बन जाए कि आपको याद करना है। आपको देखा होगा लिखा है कि भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। कैसे इसको समझना है, तो आप इस मैप पे भी देख सकते हैं और यहाँ मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप ये मैप देखिए, तो पृथ्वी की, अगर हम एक पृथ्वी के एक टुकड़े को ऐसे काट लें हम, तो जो आपका ये वाला शेप है नीचे वाला, ये इसकी जो गहराई है, जहाँ कोर है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो ये गहराई है, ये कितनी है? 6370 किलोमीटर के लगभग है, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, याद रखना, 6370 किलोमीटर है, मतलब गहराई में। यहाँ कोर समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। जो ये कोर आप देख रहे हैं यहाँ बगल मैप में, अंदर तक कोई नहीं पहुंच सकता है, कोई निरीक्षण कर ही नहीं सकता है। ठीक है, या फिर वहां पहुंचकर पदार्थ जो है का नमूना प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं कर सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। मतलब कोई अंदर तक पहुंच भी नहीं पाया, फिर भी वैज्ञानिकों ने बता दिया कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। इसका मतलब है कि हमारा विज्ञान अब इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। आगे लिखा है, और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष अनुमानों पर आधारित है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, तथा इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। जो पदार्थ हमें मिलते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, खासकर ज्वालामुखी के आने से, उससे भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की ओर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो लिखा है, पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वह चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में जो है खाने हैं किसकी, तो वो सोने की खाने हैं। आप ये मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ सोने की खान दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका की सोने की खान है, जोहान्सबर्ग में यहाँ पे सोना पाया जाता है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, तो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होगा। मतलब इससे ज्यादा गहराई में चले जाएंगे, मतलब 4 किलोमीटर गहराई बहुत बड़ी होती है, उससे नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का नीचे का तापमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह है गहरे समुद्र में प्रभेदन परियोजना, जो हम डीप ओशियन ड्रिलिंग करते हैं, जो हम समुद्र के अंदर गहराई में ड्रिलिंग करते हैं, उससे हमें पता चलता है। और समन्वित महासागरीय जो है प्रभेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट के माध्यम से हम समुद्री गहराई में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि समुद्र में क्या चीजें हैं, गहराई में क्या है। आज तक सबसे गहरा प्रभेदन ड्रिलिंग आर्कटिक जो है महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई पर किया गया है। तो कोला कहाँ है, तो ये रूस में है। रूस का एक प्रायद्वीप है कोला प्रायद्वीप, ये रूस का साइबेरिया में है। वहीं पर जो है अभी तक 12 किलोमीटर की गहराई हुई है, और ये कहाँ है, आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, आगे लिखा है, इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, या प्रयोगशाला पर जो है अन्वेषण मतलब रिसर्च के लिए उपलब्ध होता है, जो लावा होता है वो लावा का यहाँ यूज किया जाता है। आगे लिखा है, यद्यपि इस बात का निश्चय ही कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकल रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की बात कर लेते हैं। अब तो हमने जो है प्रत्यक्ष जो स्रोत था वो तो हमने देख लिया। अब आप प्रत्यक्ष अगर स्रोत को देखें तो लिखा है, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है।
खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दाब में वृद्धि होती है। जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है, क्योंकि पदार्थ घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पदार्थ की ज्यादा हो जाएगी। तो तापमान, दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। तो पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है कि किस परत में क्या है और सभी परतों का अनुमान कैसे लगाया गया। तो 3 आधार पर लगाया गया, तापमान, दबाव और घनत्व, क्योंकि हर परतों में तापमान अलग है, दबाव अलग है, प्रेशर मतलब और डेंसिटी अलग है। तो इसका मतलब अगर हर परत में ये तीनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि तीनों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसकी बनावट होगी। ठीक है, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि तापमान का भी जिक्र किया गया है, दबाव का भी किया गया है, घनत्व का भी किया गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं। जो उल्का पिंड होते हैं ये पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, तो उससे भी अनुमान लगा लेते हैं हम अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कि आंतरिक जानकारी का दूसरा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण से के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते। कहने मतलब यह है कि जो उल्का हमारे यहाँ गिर जाते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये उल्का गिरा हुआ है, ये उल्का को गिर गया था, इसको उठा करके प्रयोगशाला में रखा गया है। तो उल्का जब गिरा तो इससे अनुमान लगाया गया कि इस जगह ये उल्का किस चट्टान का बना है, उसी चट्टान का पृथ्वी बनी होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तक हम उल्का की चट्टान को तो पा गए हैं, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में उल्का जैसी चट्टान तो हमें मिली नहीं है, तो अनुमान नहीं लगा जा सकता है। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष अनुमान का साधन है। परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखना, पृथ्वी की जानकारी, आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमारे यहाँ गिरते हैं ब्रह्मांड से आकर के, आकाश से आकर के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और उल्का पिंड के गिरने से कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर उल्का पिंड गिर जाता है, तो यहाँ पे गहराई में तो उसको हम क्रेटर कहते हैं, तो क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। और उल्काओं के गिरने से हमारे यहाँ एक झील का निर्माण हुआ है। ये झील है लोनार झील है, महाराष्ट्र में। आप ये मैप दे सकते हैं, देखो बिल्कुल गोल आकार की झील है ये, और गोल आकार की झील है ये महाराष्ट्र के लोनार में है, मतलब लोनार की झील है, इसका नाम है लोनार। और ये जो याद रखना उल्का के गिरने से हुई है, उल्का पिंड गिरा, उतना बड़ा गड्ढा हो गया, बाद में पानी भर गया तो झील का निर्माण हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे है यहाँ अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण। तो यह पूछा जा सकता है कौन कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो एक तो हो गया उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। तो भूकंप भी शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारे यहाँ पृथ्वी का अक्षांश, जैसे मान लिया पृथ्वी है तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो यहाँ इसकी स्पीड विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और यहाँ पोल पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लिखा भी है, देखो आप यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यहाँ लिख दिया, मैंने आपको बताया वही है। तो क्यों कम होता है? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, तो भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो याद रखना, यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, ये भी एक कारण है जिससे ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती है, वो भी जो है इसको प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के भीतर विभिन्न पदार्थों का समान वितरण भी प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति
कहा जाता है। तो याद रखना, जो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल कहीं कम कहीं ज्यादा लगते हैं, इसी गुरुत्व विसंगति कहते हैं। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रकृति में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रकृति में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो भूकंप सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इसको अच्छे से हमें देखना है। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप की। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन तरंगे हैं। तो लिखा है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसकी जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, भूकंप होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से माना अनुमान का है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण हम तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भूकंप की 3 तरंगें होती हैं। पहली तरंगी होती हैं पी प्राइमरी तरंगे, दूसरी होती हैं एस तरंगे और तीसरी होती हैं धरातलीय तरंगे, इसे हम कहते हैं एल तरंगे। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न होती हैं, फिर एस तरंगे उत्पन्न होती हैं और फिर धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो पी और एस से कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, केवल एल तरंगों से नुकसान होता है। तो पी तरंगों की विशेषता क्या है, एल की क्या है और जो है एस की क्या है, अभी मैं आगे बताता हूं। लिखा है आगे, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, फिर उसका आंसर दिया गया। यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है। लिखा है, प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती रहती है। भ्रंश के किनारे किनारे मतलब यह होता है कि जो प्लेटें होती हैं तो प्लेटें के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। लिखा है, भूप्रकृति के शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। याद रखना, मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, अगर विपरीत दिशा में गति करेंगी तब भूकंप आएगा। 2 प्लेटें हैं और आपस में टकराती हैं तब भूकंप आएगा। या फिर एक ही प्लेट, मतलब 2 प्लेटें ऐसी हों और जो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तब भूकंप आता है। तो भूकंप 3 तरह से आता है, 3 तरह के प्लेटों के मूवमेंट से आता है। लिखा है आगे, भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है, फिर भी अलग होने मतलब अलग हो जाते हैं। जो मैंने बताया, अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड जो है विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा तरंग सभी दिशाओं में गतिमान हो जाता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो जहां भूकंप निकल शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जहां अप केंद्र मतलब जहां पे भूकंप पहुंचता है उसे हम हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है, जहां से उत्पन्न होता है। अभी बताता हूं, उसको पहले मैं पढ़ देता हूं। आगे लिखा है यहाँ पे, आगे लिखा है यहाँ कि ऊर्जा जो है तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधि केंद्र एपी सेंटर कहलाता है। अधि केंद्र पर ही सबसे पहले तो जो है तरंगों को महसूस किया जाता है। अधि केंद्र जो है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के ऊपर कोण बनाता है। ये क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये पूरा चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, आप इस मैप को यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर एपी सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है फोकस बिंदु लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है और तरंगे भी निकल रही हैं। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेट है, 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ये 2 प्लेटें हैं, ये जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है भूकंप उत्पन्न होता है। तो जहां उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। तो भूकंप जब उत्पन्न होता है तो पहले पी तरंगे उत्पन्न होती है। पी तरंगे नीचे की ओर जाती हैं, एस तरंगे जो है बगल की ओर जाती हैं, स्थल पर चलती हैं, और जो एल तरंगे होती है ये ऊपर की ओर आती हैं। तो एल तरंगे जब ऊपर की ओर आती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एल तरंगे होने से यहाँ पर उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। और एपी सेंटर यहाँ कहेंगे तो सबसे अधिक नुकसान ही होता है। तो अक्सर देखा होगा जब कभी भूकंप आए तो पेपर में पढ़िएगा या न्यूज में पढ़िएगा, लिखा होता है कि इस जगह पर उसका एपी सेंटर था। तो इसका मतलब है कि भूकंप की तरंगे वहीं पर उत्पन्न हुई हैं जहाँ पर भूकंप आया फोकस बिंदु पर, और ऊपर आकर के यहाँ पर नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाती हैं। और यह तरंगे जैसे जैसे दूर जाती हैं वैसे वैसे
भूकंप के जो झटके महसूस होते हैं दूर तक होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है भूकंप का जो है उत्पन्न होने का कारण होता है। तो याद रखना, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। भूकंप जहां उद्गम होता है उसे फोकस केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र। और जहां भूकंप सबसे पहले पृथ्वी पर आके नुकसान पहुंचाता है उसे हम एपी सेंटर अधिक केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये 90 अंश के कोण बनाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। तो लिखा है सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल, ठीक है, सभी प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। तो मतलब जितने भूकंप होते कहाँ आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं, लिथोस्फीयर में। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र तक मतलब सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को जो है अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का लेखीय वक्र दिखाया गया है, ऊपर चित्र में आपको दिखाया है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे मतलब वो होता है जो धरातल के अंदर जाती हैं। तो पी और एस तरंगे क्या होती हैं, भूकंपीय तरंगे। और जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो एल तरंगे होती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है भूकंपीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए इन्हें भूकंप जो है भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है, क्योंकि अंदर उत्पन्न होती हैं। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम धरातलीय तरंगें कहते हैं, एल वाली। ठीक है, आगे लिखा है ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है और तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। तो कैसे बदलती है अभी आगे मैं मैप पे समझाता हूँ। लिखा है भूकंपीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं, पी और एस, अभी मैंने बताया था ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पी और एस ये दोनों कौन सी होती हैं, तो भूगर्भीय तरंगें होती है जो पृथ्वी के अंदर जाती हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है दूसरा है एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो जब भी भूकंप आएगा तो सबसे पहले पी तरंगे ही उत्पन्न होती हैं और वो धरातल पे एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाती हैं। तो इन्हें हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। तो पी तरंगों को क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी की उत्पत्ति होती है। पी तरंगों की पी तरंगे जो होती है ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। पी तरंगे कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। क्यों, तो पी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। तो पी तरंगे भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। तभी हमें मालूम चल गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो लिखा है ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। कौन सी, पी। और पी तरंगे किस प्रकार की होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद उत्पन्न होती है। मतलब पी उत्पन्न हो जाती है तब एस तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो पी तरंगों के बाद कौन तरंग उत्पन्न होती है, एस तरंग उत्पन्न होती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। तो पी तरंगे गैस, तरल और ठोस तीनों में चलती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं। यह क्वेश्चन जाके देखिएगा पेपर में कम से कम 10 बार आ चुका है। ठीक है, आगे लिखा है एस तरंगों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे परध्वनित होकर के वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन तरंगे कई दिशाओं में फैल जाती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्न का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती, जो एल तरंगे होती हैं उन्हें हम धरातलीय तरंग कहते हैं और सबसे अधिक विनाशकारी यही होती हैं। इनसे शैल विस्थापित होता है और इमारतें गिर जाती हैं। तो नुकसान कौन पहुंचाता है, एल तरंगे पहुंचाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर हम मैप के माध्यम से समझेंगे। यह है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया, तो जब भूकंप यहाँ आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न होती हैं। देखो ये पी तरंगे हैं, तो पी तरंगे यहाँ से चलना शुरू करती हैं और पहले यहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि घनत्व के कारण पी तरंगे, आपको ये भी पता, मैंने आपको बताया, ऊपर लिखा भी है कि पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। तो जब पी तरंगे यहाँ उत्पन्न होती हैं तो ये द्रव अवस्था में है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो पता है कि ध्वनि जो है द्रव में कम चलती है, ठोस में ज़्यादा तेज चलती है। और ठोस कैसा है, मतलब क्रोड कैसा है, ठोस है, और यहाँ तरंगे देखो सीधी हो गई हैं। इसका मतलब इनकी स्पीड यहाँ ज़्यादा हो गई और यहाँ पहुंची तो उनकी स्पीड कम हो गई। तो पहले पी तरंगे उत्पन्न होती है जो एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और जब पी तरंगे खत्म हो जाती हैं तब उत्पन्न होती है एस तरंगे, जो केवल ठोस अवस्था में चलती हैं। आप देख सकते हैं धरातल पर चल रही हैं केवल, ठीक है, धरातल पर चल रही हैं। और जब पी तरंगे खत्म हो जाती हैं, एस तरंगे खत्म हो जाती हैं, तब एल तरंगे ऊपर जाती हैं और जाकर के नुकसान पहुंचाती है। तो पी, एस और एल तरंगों का ये क्षेत्र है। अब आप देख सकते हैं कि जो पी तरंगे हैं वो यहाँ से चलती हैं, यहाँ आती हैं, तो यहाँ पर पी तरंगे नहीं पहुँचती, यहाँ तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, मतलब यहाँ तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। और जो जो आपका ये तरंगे हैं, आपका एस तरंगे, वो केवल सरफेस पे चलती है, नीचे नहीं जाती हैं। तो ये पूरा 105 डिग्री से लेकर के इधर 105 डिग्री, ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, तो ये जो है इनका एस तरंगों का छाया क्षेत्र। यहाँ एस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं और यह पी तरंगों का अभाव यहाँ है, पी तरंगे यहाँ अभाव, यहाँ पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं। तो सबका अलग अलग यहाँ जो है शैडो जोन भी बनाया गया है तरंगों का, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं, मतलब उत्पन्न होती हैं, तो शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा जो है तरंगों की दिशा के समानांतर ही होता है, या संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। मतलब यह है कि जब तरंगे चलती हैं तो इनकी गति अलग अलग हो जाती है, इसीलिए मालूम चल गया कि कहीं ठोस है तो कहीं द्रव है। आगे लिखा है अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, मतलब ऊपर करती है, नीचे करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उनमें उभार या गर्त बनाती हैं। धातरीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाती हैं। अब यहाँ लिखा है छाया क्षेत्र का उद्भव, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ। तो भूकंप लेखी तरंग पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, अभिलेखित नहीं होती हैं, ऐसी तरंगों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो पी तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं, आप शैडो जोन देखिए, ये पी तरंगे यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच में पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं, वही यहाँ भी है। और याद रखना जो आपकी यस तरंगे का छाया क्षेत्र है वो ये दिखाया गया है। तो यस तरंगे जो है कहाँ तक होती हैं, तो याद रखना 105 इधर से लेकर के 105 इधर, ये जो है आपको ये एस तरंगे मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एस तरंगे नहीं होती हैं, तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ एस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ लिखा है प्रत्यक्ष एस तरंगे प्राप्त करने का अभाव, यहाँ पे ये तरंगे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखना यही है इसमें मैप पे समझाया गया है। जो चीज यहाँ समझाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझाया गया है। आगे लिखा है विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। आप ये देख सकते हैं भिन्न है कि नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर P वाला है लेकिन यहाँ पर जो है S नहीं है, ठीक है, यहाँ S नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखेंगे तो P तरंगों का पथ यह है, लेकिन जो है यहाँ देखेंगे तो ये आपको देखें यहाँ S तरंगों का पथ है, यहाँ पे P तरंगों का पथ है, यहाँ P तरंगे गायब है, ठीक है। तो उसी को वहां बताया गया है। आगे लिखा हुआ है कि चित्र A और B में P और S तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P और S तरंगों दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल P तरंगे ही दर्ज होती हैं यहाँ पे पहुंचने पर, ठीक है, उसी को यहाँ समझाया गया है। आगे लिखा है अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अभी अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग
अभिलेखित नहीं होती हैं, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। तो 105 से 145, यहाँ भी 105 से 145 के बीच में देखो यहाँ पे कोई तरंगे नहीं है, ठीक है, वहां लिखा है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए आप दूसरे मैप पे यहाँ वही सी चीज को बताया गया है कि 105 से नीचे यहाँ कहीं भी एस तरंगे नहीं होती हैं। आगे लिखा है कि जो है एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। तो जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो बड़ा है और पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, छोटा है। तो लिखा है एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक है। आप ये स्वयं देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी तरंगों का छाया क्षेत्र के लिए इतना है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र इतना बड़ा है। तो आप ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि किस तरंग का छाया क्षेत्र अधिक है और किसका कम। तो जब तक एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है कि भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। मैंने आपको बता दिया एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। मतलब कि 40% क्षेत्र ऐसा है जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने के लिए बॉक्स में मतलब यहाँ दिया गया है उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। अब आते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप के प्रकार की बात करें तो सामान्य विवर्तन की टेक्टोनिक कहते हैं, विवर्तनिकी को टेक्टोनिक कहते हैं। तो सामान्य टेक्टोनिक क्या है? तो भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे और चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो चट्टाने हैं तो चट्टाने एक दूसरे से सरक जाती हैं या फिर विपरीत भागती हैं तो उससे भूकंप आता है। दूसरा, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तन की भूकंप को ही ज्वालामुखीय वॉल्केनिक भूकंप कहा जाता है। मतलब कि जब भूकंप आता है, जब ज्वालामुखी आता है तब भूकंप उत्पन्न होता है, वो भी भूकंप कहते हैं। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। जब ज्वालामुखी आएगा तो चट्टाने टकराएंगी तब भी भूकंप आता है, ठीक है। आगे लिखा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खदानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। यह नियतांत भूकंप कहा जाता है। नियत मतलब ये होता है कि जैसे मान लो खनन कहीं हो रहा है तो मान लो कहीं अगर कहीं हम खनन करते हैं तो मिट्टी धंस जाती है तो उससे भी हल्के हल्के भूकंप आ जाते हैं। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप कंपन होता है। अगर मान लो कहीं परमाणु परीक्षण कर देते हैं तभी भूकंप आता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट जो है भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। मान लो बांध बना दिया गया नदी किनारे और टूट गया तो बांध टूटने से भी क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो ये सब भूकंप के प्रकार होते हैं। भूकंपों की माप कैसे की जाए, ठीक है। तो लिखा है जो है भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा जो है आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो लिखा है भूकंपीय तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है जिससे हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जिसमें सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, ठीक है, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस मापी के अनुसार भूकंप की तीव्रता जो है 0 से 10 तक मापी जाती है। याद रखना जो भूकंप मापा जाता है, मान लो ये स्केल है तो उस पर नंबर लिखे होते हैं, 1 से 10 तक नंबर लिखे होते हैं। मान लो 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पेन लगा देते हैं। अब मान लो जब पृथ्वी हिलेगी तो भूकंप क्या होगा, ऐसे उस पर ऐसे हो जाएगा। तो मान लो यहाँ भूकंप आया और यहाँ से गिनती यहाँ से लौट आई, इसका मतलब भूकंप 5 पॉइंट का आया है। और कभी कभी हिला भूकंप 6 पॉइंट का आया है, 7 पॉइंट का आया है। तो जैसे वो पेन चलेगी तो उस पर जो है एक रेखा बन जाती है तो अनुमान लगाया जाता है भूकंप कितना बड़ा आया हुआ है, ठीक है। लिखा है आघात की तीव्रता गहनता मतलब कि जो है उसकी गहनता कितनी है, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कितनी। स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्क कैली ने इसको पहले पता लगाया था, इससे इसको मार्क कैली स्केल भी कहते हैं, नाम जाना जाता है। यह जो है झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित होता है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। मतलब उसका जो मार्केली का स्केल है वो 1 से 12 तक है, लेकिन अन्य जो रिएक्टर स्केल का है वो 1 से 10 तक का है, ठीक है। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? तो लिखा है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। मतलब यह है कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता है
प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ता है? भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति मतलब कहीं पे टूटना कहीं हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, पंखस्खलन हिमनद द्वारा होता है, मतलब लैंडस्लाइड हो जाता है। मृदा जो है, मृदा का जो है क्या हो जाता है, तो एक तरह से मृदा जो है नुकसान हो जाती है, मृदा कट जाती है। धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन हो जाना, धरातलीय विस्थापन हो जाना, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाना, आग लगना, तो भूकंप आने से आग भी लग जाती है। इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी आना। तो भूकंप की वजह से ही सुनामी आती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो भूकंप जब आता है तभी सुनामी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसे जो है यहाँ पर 2004 में यहाँ पर आई थी सुनामी, आई थी कहाँ पर, तो ये इंडोनेशिया के पास आई थी। तो पूरे जो है भारत के पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया था। तो ये उसी के बारे में दिया गया। तो सुनामी कैसे आती है? भूकंप से आती है। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से प्रत्येक क्षय का प्रभाव अस्थिर रूपों को देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जो है जन और धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री जो है क्षेत्र पर होगा। जब समुद्र में भूकंप आएगा तभी सुनामी आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें होती है। तो सुनामी क्या होती है? लहरें होती हैं, ये भूकंप नहीं होता है। तो मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र में अगर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या टूट जाती हैं तो पानी का उछाल होता है, तो पानी उछलेगा और सीधे तट की ओर आता है, तो उसी को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी कोई भूकंप नहीं है, जबकि भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। जो भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होती हैं, यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया द्वारा सेकेंड ही रहती हैं, फिर भी अधिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो 5 से ऊपर अगर भूकंप आ जाते हैं तो अधिक विनाशकारी माने जाते हैं, उससे जो है बहुत नुकसान होता है। भूकंप की आवृत्ति क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन और धन को अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं, मतलब जो प्लेटों के जहाँ टकराते हैं वहीं पे हैं, ऐसे ही तीव्र झटके महसूस होते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में और पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। आगे लिखा है, प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम ही होती है, जो 1 या 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। याद रखना, हर मिनट कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता कहीं ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना कितने प्रकार की है ये जानेंगे। इसका वीडियो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। पहले हम यहाँ मैप पे समझा देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो है पृथ्वी का जो सबसे ऊपर भाग है उसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर होती है। ये आपका, इसी पे महासागर भी होता है और महाद्वीप भी होता है। आपको मैप मैंने ऊपर भी दिखाया था। स्थल मंडल कहते हैं, ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। नीचे जो मेंटल वाला भाग है, ये याद रखना 2900 किलोमीटर के क्षेत्र को मेंटल कहते हैं और ये द्रव अवस्था में है। और याद रखना 2900 से लेके 6378 किलोमीटर जो आपका त्रिज्या समाप्त होती है, यहाँ तक जो है क्रोड है। और क्रोड 2 भागों में बटा हुआ है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को यहाँ दिखाया गया है, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया था। तो आपको पूरा देख करके समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। लिखा है भू प्रॉपर्टी द क्रस्ट कहते हैं। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट। यह ठोस अवस्था में होता है। लिखा है यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जो है हल्की टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब जल्दी टूट जाता है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। मतलब ये कहने मतलब है कि जो क्रस्ट है, आप ये देख सकते हैं, महाद्वीपों पे इसकी मोटाई ज्यादा है, लेकिन महासागरों पे इसकी मोटाई क्या है? कम है। वो वीडियो में दिखाया भी गया था। आगे लिखा है महासागरों के नीचे इसकी मोटाई और मतलब औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक मोटी है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है। यहाँ पर्वत हो जाते हैं, उसकी मोटाई और अधिक हो जाएगी। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भू प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। जो क्रस्ट भारी चट्टानों से बना होता है और इसका
और इसका घनत्व 3 किलोमीटर प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे भू पर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती हैं। तो जो ये बेसाल्ट की बनी होती हैं और महासागरों के नीचे इसका घनत्व कितना होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो घनत्व में भी अंतर हो जाता है। इस सबका पता कैसे चला? भूकंप की तरंगों द्वारा। आते हैं मेंटल। मेंटल किस अवस्था में है? तो ये ध्रुव अवस्था में है। लिखा है भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, या मोह जो है आसक्त से आरंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अभी मैंने दिखाया था। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसे जो है एस्थेनो शब्द का अर्थ है दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भू पर्पटी की चट्टानों से अधिक है। मतलब कितना है? 3.4 है। इसका घनत्व चिपचिपा है, इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिला करके स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक होता है या ठोस अवस्था में है। ठीक है। अब आते हैं क्रोड आते हैं। लिखा है जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जिसे आपको मैंने ऊपर बताया, वीडियो में भी आपने देखा। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे चट्टानों में घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। और केंद्र में जो है 6300 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों अर्थात निकिल और लोहे का बना हुआ है। तो क्रोड अगर कठोर ना होता तो यहाँ घनत्व ज्यादा ना होता। तो इसे हमें इसी से मालूम चल गया कि ये जो है आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। इसे हम नीफे के परत के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्रोड है वो किसका बना है? लोहे और निकेल का। इसे हम नीफे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। आगे है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं। मतलब यह है कि ज्वालामुखी कैसे आता है ये बताना है। ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं ये बताना है। लिखा है आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। अब मैंने आपको दिखाया था, आप ये भी देख सकते हैं। ये ज्वालामुखी का चित्र है। ठीक है। ज्वालामुखी का वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक दूसरा वीडियो है, देखिए आप लावा कैसे निकल रहा है। ये आपका ये ज्वालामुखी का केंद्र के ऊपर का है जहां से लावा निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं लावा कैसे उबलता हुआ बाहर को आ रहा है। इसी को हम लावा कहते हैं। और इसी जब ये आंतरिक भाग में होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं आपका मैग्मा। ठीक है। आगे लिखा है यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अगर वो लावा निकल रहा हो लगातार तो सक्रिय ज्वालामुखी। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में आता है तो यह मैग्मा कहलाता है। ठीक है। ऊपरी भाग में क्या कहते हैं? नीचे मैग्मा कहते हैं। जब यह भूपट्टी के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहते हैं। तो याद रखना, जब ये ऊपर निकल के आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब यह धरातल के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सबसे ऊपर आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा जो है ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन की यौगिक, सल्फर की यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन, ये सब गैसें निकलती हैं और जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कुछ प्रमुख ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। पहला है सिल्ड ज्वालामुखी। सिल्ड ज्वालामुखी क्या होता है? तो बनावट के आधार पर लिखा है बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। मतलब जो सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम सिल्ड ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप कहाँ है?
ये प्रशांत महासागर पे है, अमेरिका का है। तो हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। क्वेश्चन कई बार आईएएस में आया है, पीसीएस में आया है कि हवाई ज्वालामुखी, जो हवाई द्वीप की ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे ज्वालामुखी होते हैं, तो वो सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण होते हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सील्ड ज्वालामुखी का यहाँ चित्र दिखाया गया है, ठीक है। ये सील्ड ज्वालामुखी का है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो हवाई द्वीप में। यह है आपका सिंडर ज्वालामुखी, ये आप देख सकते हैं, ये सिंडर ज्वालामुखी है। तो ये जो है अलग तरीके से अभी आगे बताया जाएगा, होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का जो ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता होती है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर यह शंकु बनाता है जो सिंडर के रूप में विकसित होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले ये क्या बन गया, देखो यहाँ देखिए सिल्ड है ना, तो सिल्ड से सिंडर बन गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसी में पानी भर जाएगा तो झील बन जाएगी, ठीक है। एक है आपका मिश्रित ज्वालामुखी, तो लिखा है इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे वह श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। ये प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में जो है जलखंडित जो है पदार्थ हुआ राख भी धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। तो जब विस्फोट होता है किसी ज्वालामुखी में, तो वो मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैसे इसका जो है विस्फोट हो रहा है और उससे तेज आवाज भी निकलती है और वहाँ जो है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बाहर निकलते हैं जिसे हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो ये आप विशेषता देख सकते हैं कि कैसे जो है ये लगातार विस्फोट होने से ये क्रियाएं होती रहती हैं। आगे लिखा है यह पदार्थ निकास नली, जो पदार्थ निकल रहे हैं वो निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। तो आप वीडियो देख करके आपको पूरा लग गया होगा कि ज्वालामुखी कैसे विस्फोट के द्वारा निकलते हैं। आगे लिखा है ज्वालामुखी कुंड, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। तो सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन होते हैं, कुंड वाले होते हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाते हैं कि बजाय स्वयं नीचे धंसे चले जाते हैं। धंसे हुए जो है विध्वंस गर्त लावा के गिरने से वो गड्ढे बनते हैं जिन्हें हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं, ठीक है। तो भी ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। आगे लिखा है इनका एक विस्फोटक रूप बनाता है जिन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित होते हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब मैग्मा निकलता है तो मैग्मा जब ऊपर आ जाता है धरातल पर फैल जाता है तो वो लावा कहलाता है और लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है। तो लिखा है ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगते हैं जो बहुत दूर तक बहकर निकलता है। तो ये जो लावा होता है ये बहुत दूर तक बहते हुए चला जाता है, ठीक है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं, जैसे भारत का आपका दक्कन का पठार में महाराष्ट्र का पठार। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप अभी मैंने आपको बताया, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र होता है। याद रखना, जब लावा निकलता है तो दूर तक फैल करके एक पठार का निर्माण कर देता है और विश्व में ऐसे बहुत सारे पठार हैं, भारत में भी है, दक्कन का पठार में महाराष्ट्र का है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र पर यह प्रभाव से ढका हुआ था, ठीक है। अब आते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। तो लिखा है इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। जब महासागर में, याद रखना, जैसे महासागर में दो प्लेटें जब दूर भागती हैं तो उससे यही ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और जो मैग्मा निकल जाता है, यह मैग्मा निकल करके सागर में जमा होता चला जाता है, इसी को हम कटक कहते हैं। तो सागर के नीचे कटक पाए जाते हैं। तो लिखा है मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये आप मैप देख सकते हैं, ये अटलांटिक महासागर है और इसमें आप देख सकते हैं एस आकार का, ये देखिए यहाँ पर एस आकार का ऐसे ये कटक पाया गया है और यही कटक जो है किससे निर्मित है, भूकंप से है, मतलब ज्वालामुखी से है, ठीक है।
लिखा है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई हैं। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। आगे अध्याय में इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भी, ठीक है, कटक के बारे में। तो कटक आप ये मैप जो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि लगातार, जैसे यहाँ पे जो मैप बनाए इसी को समझा देता हूँ दोबारा। ये दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें दूर भागती हैं तो मैग्मा यहाँ से निकलता है और निकल करके जमा होता चला जाता है। तो लगातार जमा होता रहता है तो एक पठार का रूप ले लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम कटक बोलते हैं। आप जिस मैप पे जो देख रहे हैं एस आकार का, और ये कहाँ पाया जाता है, ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं, ठीक है। और ये कटक जो है इनमें खनिज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आगे लिखा है ज्वालामुखी अस्त्राकृतियां। बहुत सारी ज्वालामुखी अस्त्राकृतियां बनाती हैं। कौन कौन सी, पहले आप मैप पे देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ज्वालामुखी कौन कौन सी अस्त्राकृतियां बनाती है। तो कुछ अस्त्राकृतियां धरातल पे बनती हैं, ये धरातल पे बनती हैं, और कुछ धरातल के नीचे बनती हैं, उसी को यहाँ दिखाया गया है। तो जब मैग्मा निकलता है तो यहाँ कहीं कहीं दरारें होती हैं और दरारों में मैग्मा जाकर के भर जाता है। जब भर जाता है तो ये कुछ अस्त्राकृतियां बनती हैं, और जब ऊपर फैल जाता है तब कुछ अस्त्राकृतियां बनती हैं। लिखा हुआ है, पहले ऊपर वाला बात कर लें। लिखा है मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ लावा मेसा पठार बन गया, यहाँ पे सिंडर शंकु बना हुआ है, यहाँ पे जो है झील बन गई है जो आपका गुम्बद कहते हैं, यह लावा पठार बन गया है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ज्वालामुखी का निकलने का वो है, यहाँ पे आप सिंड ज्वालामुखी देख सकते हैं, सिंडर देख सकते हैं। इसी तरह नीचे की बात करें तो जहां अगर इसे हम सिक कहते हैं, सिल, अगर मान लो इस तरह तस्वीर नुमा कहीं जो है मैग्मा फंस जाता है तो उसे सिल कहते हैं। अगर यह आकृति ऐसे बन जाती है तो इसको हम लेकोलिथ कहते हैं। और अगर ये ज्वाला नालिका होती है जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, इसको यहाँ लेकोलिथ यहाँ भी कहते हैं। तो ऐसे तमाम अस्त्राकृतियां आंतरिक भागों में और बाह्य भागों में बन जाती हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंतर्भेदी अस्त्राकृतियां। अंतर्भेदी अस्त्राकृतियां मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है, जिसे हम लावा कहते हैं, मतलब बेसाल्ट कहते हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर फैलकर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटटी के नीचे सेल परतों में ही जम जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी सेलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और जो है पातालीय मतलब नीचे सेल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होता है, जमा हो जाता है, तब जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा होता है तो कई अस्त्राकृतियां बनाता है। यह अस्त्राकृतियां अंतर्भेदी अस्त्राकृतियां कहलाती हैं। आप पहले इसको मैप पे दोबारा समझो। यह देखिए जहां पर जो यहाँ पर लावा निकला मैग्मा और जो आकर के यहीं जमा हो गया, अब ये ऊपर नहीं निकल पाया, यहीं ठंडा हो गया। तो ये सब कौन सी अस्त्राकृतियां हैं, अंतर्भेदी अस्त्राकृतियां हैं। ये नीचे बनती हैं और जो ऊपर बनती हैं उन्हें हम बाह्य कहते हैं। तो लिखा हुआ है बैथोलिथ, ये बैथोलिथ का पूरा क्षेत्र है। ये पूरा जो बड़ा सा क्षेत्र दिख रहा है ये बैथोलिथ है, ठीक है। लिखा है यदि मैग्मा का बड़ा पिंड आ गया ना, बड़ा पिंड भूपटटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो वह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी भाग जो है हट जाने पर यह धरातल का प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र फैल जाते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी लगभग कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, पिंड हैं, और इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। ये मैग्मा भंडारों के जमे होने से भाग होते हैं, ठीक है। तो नीचे जो बड़ा भाग है उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं, और वो गहराई में पाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका लेकोलिथ। ये गुंबदानुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली के नीचे से जुड़ा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका है लेकोलिथ, ये आपका लेकोलिथ है। एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को बताया गया है। तो लिखा हुआ है इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी की गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, जबकि कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदानुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं। कहां पर, कर्नाटक में। इनमें से अधिकतर अब अपतित हो गई हैं, मतलब टूट चुकी हैं और धरातल पर देखी जा सकती हैं, और लेकोलिथ बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो लेकोलिथ और बैथोलिथ कहाँ बनते हैं, ज्वालामुखी द्वारा बनते हैं। आगे है यहाँ पर लेपोलिथ और फैकोलिथ और सिल, मतलब ये सब किससे बनते हैं, ज्वालामुखी से। लिखा है
ऊपर उठने वाली लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में फैल जाता है, फैल जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, जहां यह अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाता है। यदि यह तस्तरी के अनुसार जमा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं, तस्तरी नुमा। कई बार अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में आपतित हो जाता है, ऊपर अवनति हो जाती है, उसे हम लावक जमाव कहते हैं, उसे हम परतनुमा या लहरनुमा चट्टानों कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लावा निकला और ये ऐसे निकल गया और इस तरह की जाके जमा हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। आगे वही बताया गया है। आगे लिखा है कि क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं, या भी फैकोलिथ कहलाते हैं। तो वही नालिका है जहां पे वो जमा हो जाते हैं। आगे लिखा है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए चादर नुमा जो है ये ऐसे फैल जाते हैं, इसी को हम सिल कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट और घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। ठीक है। डाइक क्या होता है? डाइक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो है, मान लीजिए कि यहाँ आप समझिए डाइक क्या होता है, पहले समझ लीजिए तो मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। यह होता है डाइक, जो एक स्तंभ नुमा आकर के यहीं पर रुक गया, इसी को स्कंद या डाइक कहते हैं। ठीक है। जो बिल्कुल एक आकर के एक कोई स्त्री नुमा मतलब एक पिलर के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो लिखा है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के से लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो यह दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृतियां बहुतायत में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जा सकती है। ठीक है। तो ये डाइक कैसे बनता है, लेकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, सिल क्या होता है, ये सिट क्या होता है, ये सब जो है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। इसी को डिटेल में यहाँ बताया गया है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लिखा है आपका क्वेश्चन देख, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूकंप याद रखना, अप्रत्यक्ष, ज्वालामुखी भी अप्रत्यक्ष है, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व, तो इनमें कौन सा है जो प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत माना जाता है? तो वो है आपका कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम होता है? ठीक है। तो जो दक्कन ट्रैप का जो है ज्वालामुखी वो कौन सा है? तो वो प्रवाह वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? तो ये आपका है कौन सा, ये आपका है भूपटल और ऊपरी मेंटल। निम्न में से भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं कौन सी? तो धरातलीय चट्टान लाती हैं, सबसे नुकसान यही पहुंचाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, भी मैंने बता दिया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।